नमस्कार, मैं हरिराम और आप देख रहे हैं द सरफेस। क्यों सर विधानसभा चुनावों की जो चर्चाएं हो रही है उसके बाद क्यों सर में बाहर से भी बहुत सारे प्रतिनिधि ऐसे हैं जो इन चुनावों में भाग ले रहे हैं। उनमें हमारे साथ में आज हमारे जो मेहमान हैं कमलजीत चौधरी जयपुर से पधारे हैं। हम इनके साथ में क्यों सर विधानसभा चुनाव के दौरान थे तो हम इनसे चर्चा करते हैं इस चुनाव को लेकर के। ये क्यों सर चुनाव को किस तरह देखते हैं और क्यों सर चुनाव का हालिया क्या स्थिति है उसके बारे में हम इनसे चर्चा करते हैं। तो कमल जी, सबसे पहले तो आपका द सरफेस पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको भी आभार जो हमारे को सुन रहे हैं। अभी आप क्यों सर जो चुनाव में चल रहे हैं, आप इधर उधर घूमे भी हैं, क्यों सर चुनाव की वर्तमान वाकई स्थिति क्या लग रही है आपको? देखिए, आप भी देख रहे हो, चारों तरफ घूम रहे हो और हम भी आज यहाँ पधारे हैं। तो मैंने रास्ते में भी कुछ लोगों से बात की तो उनके मुंह से एक ही बात निकल रही है कि हनुमान बेनीवाल, हमारा नेता हनुमान बेनीवाल है। और उनकी एक ही बात है, वो बोले एक बाबूजी मिले रास्ते में तो उन्होंने ये कहा कि आपको ये सड़कें नहीं दिख रही क्या, आपकी भी ऐसी सड़कें। ये हकीकत है, आप जहाँ भी जाओगे ऐसी सड़कें, पानी, लाइट, सब चीज की यहाँ व्यवस्था है, तो क्यों नहीं यहाँ की जनता उनको आप अभी क्यों सर में घूमे हैं काफी बिल्कुल। जगह, किस तरह का देखा यहाँ का, कुछ यहाँ विकास का कार्यों का अवलोकन देखो, किया? बस विकास में तो हम कोई बुराई कर ही नहीं सकते, भाई विकास नहीं हो रहा, खूब विकास है। लोगों का भी यही कहना कि खूब विकास है, कोई हमारे वो चीज नहीं है। और लोगों का जो प्रेम, खियूसर की जनता 36 कौम के लोग एक साथ बैठ के बातें कर रहे हैं और नेताजी के प्रति उनका इतना उत्साह है, ये मेरी तरफ ये नहीं मिलता। अच्छा, उधर नहीं? उधर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और एक चीज मैंने ये देखी, मेरा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है बगरू, जो बिल्कुल जयपुर की गोद में है। आज भी उसके अंदर एक सरकारी कॉलेज नहीं है। और मेरे को यहाँ पता लगा कि खियूसर में 7-8 सरकारी कॉलेज, खियूसर में, अकेले खियूसर में। ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। मैं जयपुर जिले से आता हूँ, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में आज भी एक भी सरकारी कॉलेज नहीं। अच्छा, ये यहाँ में और वहाँ पे आपने परिवर्तन इतना देखा? फर्क है, ये आप समझो, इतनी दूर, मतलब 6-7 गवर्नमेंट कॉलेज खियूसर को दे रखी है नेताजी ने। बहुत बड़ी बात है, सोचने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए खुद की, हम छात्र अभी नेता हैं। हनुमान जी का जो चुनावी कैंपेनिंग चल रहा है उसमें उनके परिवार के मेंबर है, स्ट्रांगली वो जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जी। सामने अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष तो जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों के मिनिस्टर यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की सभा कुछ दिन पहले हुई और मुख्यमंत्री जी की भी सभा, दूसरी सभा यहाँ पे प्रस्तावित है। तो एक तरफ जो चुनाव है वो हनुमान बेनीवाल खड़ा है और दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में चुनाव हो रहा है। तो कैसे लग रहा है कि हनुमान बेनीवाल इसका कोई तोड़ जोड़ निकाल पाएगा या केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी यहाँ पे लागू कर पाएगी? आपने बात बोली है, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक तरफ केंद्र और राज्य की सरकार, पूरे मंत्री, और दूसरी तरफ अकेले हनुमान बेनीवाल नहीं है, खियूसर की जनता चुनाव लड़ रही है। जितना जोर राज्य और देश की सरकार यहाँ लगा रही है, उतना ही जोर यहाँ की जनता लगा रही है कि ऐसा क्या है हमारे ने खियूसर में जो पूरी सरकार को यहाँ आने पे मजबूर हो गए। आज जयपुर में कोई मंत्री नहीं मिलेगा आपको, वो सब खियूसर की तरफ विजिट कर रहे हैं। और देखो, आज मैं आके यहाँ बोलूँ भाई मेरे पास ही, तो ऐसे नहीं होता। वो तो जनता का क्या मन है खियूसर की का, खियूसर के लोग किसके साथ है, किसी नेता के कहने से थोड़ी, ऐसे नहीं होगा। खियूसर के लोगों का मन है कि हनुमान बेनीवाल। ये अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक बड़ा था कि हम जातीय समीकरणों के तहत खेल नहीं खेलते हैं, लेकिन अभी जिस तरह से यहाँ पे जो मंत्रीगण आ रहे हैं, अलग अलग कम्युनिटी से उनको भेजा जा रहा है अपने अपने जातियों को साधने के लिए, क्या वो समीकरणों के तहत सफल हो पाएंगे कि अपनी अपनी जातियों को साधने के लिए? जैसे अर्जुन राम जी मेघवाल आए, उन्होंने रिजर्वेशन पर काफी बातें समझाई। बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले SC ST का जो रिजर्वेशन है उसको उसका क्लासिफिकेशन कर दिया गया था और हरियाणा में उसको लागू भी कर दिया गया। उसको लेकर भारत बंद का भी एक दिन बड़ा जलसा हुआ था। और बाकी जो उनकी नीतियां, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि हम अपने वादों को पूरा करते हैं। उसके बाद में अगर हमने देखा कि अर्जुन जी वहां आए, तब भी लोगों ने ये पूछा कि भाई आपने जो चुनाव से पहले आपके जो मुद्दे थे, जैसे सतीश जी पूनिया जब धरना प्रदर्शन करते थे तो RPSC भंग करने की बात चल रही थी और जो भी भर्तियां हैं उनके घोटाले हुए उनकी जांच की बात हो रही थी। कहीं ना कहीं अभी दोनों सरकारों के बीच में अच्छा तालमेल दिख रहा है, किसी भर्तियों की जांच की बात ज्यादा नहीं चल रही है, बड़े मगरमच्छों को नहीं पकड़ा जा रहा है, RPSC भंग नहीं हो रही है, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पर आंदोलन चल रहा है, मनोज मीणा की गिरफ्तारी हो गई है। तो आपको लगता है कि लोकतंत्र वाकई खत्म हो गया? क्या लग रहा है आपको? देखो, मनोज मीणा जो हमारे साथी थे, मैं भी कई बार उनके साथ मैंने उनको देखा, वो युवाओं के लिए संघर्ष करते हैं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, तो पुलिस वालों ने जबरदस्ती उनको उठा करके, जैसे बहुत बड़ी कोई अपराधी, बिना किसी पुलिस वालों को मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि आप ऐसा काम, कोई अपराधी, अभी हमारी बहन के साथ अनीता चौधरी जो थी जोधपुर में, अनीता चौधरी के मामले में अभी वीर तेजा मंदिर है, उस पर भी नोटिस छपवा दिया है। उसके साथ जो घटना हुई,
उस अपराधी को पकड़ो ना इस तरीके से। आप एक मनोज मीणा एक बेरोजगारी की आवाज उठा रहा है, उसके खिलाफ आप उसको ऐसे जैसे पकड़ रहे हो जैसे कोई अपराधी हो। तो ये सरकार बिल्कुल फेलियर है, इसका सिस्टम पूरा खराब है। और आप कह रहे हो भाई ये अलग अलग जातीय समीकरण खेलने के लिए मंत्रियों को बुलाइए। क्यों सर में कोई जातिवाद नहीं चलेगा इनका। क्यों सर 36 कौम हनुमान जी के साथ है। और ये आपने देखा होगा, हम देख रहे हैं, पूरे राजस्थान की जनता देख रही है, हनुमान जी को इतना प्रेम यहाँ की जनता कर रही है, बहुत अच्छा लगता है हमारे को। और जो विकास करेगा उसका प्रेम बढ़ता जाएगा दिन ब दिन। ये किसी भी जाति के मंत्री को बुलाओ, कुछ भी करो, कोई भी समीकरण इनका बैठेगा नहीं। इस चुनाव में हमने एक अलग चीज देखी कमल जी कि सारी पार्टियां अपने स्तर पे बहुत मेहनत करती है और सब यही चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस में इतनी निष्क्रियता है क्यों सिर्फ चुनाव को लेकर के कि उनके जो बड़े पॉलिटिशियन हैं वो चुनाव प्रचार करने के लिए भी आने में भी सोचते हैं कि वहां चले या नहीं चले। एक इसका क्या कारण हो सकता है? या तो उनका अंदरूनी कुछ आपस में कोई खेल चल रहा है या फिर वो चाहते ही नहीं है कि यहाँ आए। और अभी जैसे डोटासरा जी का हमने हरियाणा चुनाव में भी देखा और राजस्थान में भी देखा कि वो बार बार कहते हैं कि हम गमछे का कमाल है। तो वो कल यहाँ पे घ्यूसर में आ रहे हैं तो उनका कितना असर होगा? सर उसमें यह है कि क्यूंसर कांग्रेस के जो वोटर हैं उनका भी रुझान, जैसे माइनॉरिटी हुई, एससी के हमारे भाई हुए, शेड्यूल कास्ट के, उन लोगों का भी झुकाव हनुमान जी बेनीवाल के साथ हमेशा से रहा है। और आप पिछले भी कई चुनाव ऐसे थे जिनमें कांग्रेस जमानत भी नहीं बचा पाई थी क्यूंसर में। पहले भी पिछली बार भी 30,000 के लगभग वोट मिले थे। 27,000। उससे पहले उससे भी एक बार थोड़े टक्कर में आए थे, उसके अलावा कभी क्यूंसर में मजबूती से कांग्रेस के जो मुख्य वोट है वो नेताजी को पसंद करते हैं, क्योंकि नेताजी ही है एक जो उनकी डोटासरा जी आएंगे तो उनका असर होगा या देखो डोटासरा जी का क्योंकि असर, प्रदेशाध्यक्ष शहर इस सीट पे अगर उनका जो वोट बैंक है उससे उन पर काफी असर पड़ेगा। क्योंकि मैं तो डोटासरा जी को यही कहूंगा कि आप यहाँ आना ही नहीं चाहिए। पहली बात, आप बड़े नेता हैं, आप अपनी बाकी नेता दूरी बना रहे हैं क्योंकि तो हमारे जो किसान भाइयों के लिए जो लड़ता है अकेला हनुमान बेनीवाल, वो मजबूत है। और इनको कमजोर करने के लिए अगर कोई आता है तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। वो आपकी बात है। भारतीय जनता पार्टी में जो क्यूंसर विधानसभा इसके नजदीकी जितनी भी विधानसभा है वहाँ के जो पॉलिटिशियन है वो यहाँ पे आए हुए हैं। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो दिव्या जी को अभी राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस में प्रमोशन मिला है और प्रमोशन मिला है इस समय में जब वो सत्ता में नहीं है और खुद भी विधायक के पद पर नहीं है। ऐसे समय में उनको प्रमोशन भी दिया गया। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। जब कोई व्यक्ति किसी पद पे न हो उसके बावजूद भी उनका प्रमोशन, ये बहुत बड़ी बात होती है पार्टी के लिए। दिव्या जी का नजदीकी विधानसभा क्षेत्र है, एक ही सीमा लगती है और दिव्या जी का परिवार है, उनका रतन जी के परिवार से बहुत अच्छा रिश्ता भी है। वो मदेरणा जी उनके भाई वगैरह लगते हैं। तो उसके बावजूद भी क्यूंसर विधानसभा से दिव्या मदेरणा ने दूरी बना ली है। और बयानबाजी जिस तरह की हमने देखी है, हनुमान जी पे जिस तरह की बयानबाजी हुई है, हनुमान जी की दिव्या जी पे बयानबाजी हुई है, क्या पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? कैसे शुरू हुआ है? क्या है दिव्या जी वाला मामले को पूरे वो आप कैसे देखते हैं? कुल मिला के बात यह है, 2018 में जब आरएलपी पहली बार चुनाव लड़ रही थी उस टाइम दिव्या जी की हमने पूरी मदद की और हमने वहाँ कैंडिडेट भी नहीं लड़ाया। उसके बाद जब यहाँ के जिला परिषद और ये जो चुनाव हो रहे थे उनमें एक बार दिव्या जी यहाँ पधारे थे। उस टाइम पे उन्होंने ये बोला कि टेम्परेचर में क्यूंसर का मापने आई, यहाँ ज़्यादा ही टेम्परेचर है। एक बात तो उन्होंने नेताजी को टारगेट करके ये बात बोली। दूसरी बार फिर एक बार उन्होंने ये बयान दिया कि ये जो आरएलपी वाली ये बोतल चुनाव चिन्ह है इसको भाखरी वाले कुएं में इसको गिरा दूंगी, इसको खत्म कर दूंगी, फोड़ दूंगी। ये दो शब्द उन्होंने टारगेट करके, आरएलपी जो किसानों की पार्टी है, हम जैसे नौजवान उससे जुड़े हैं तो हमारे को भी आहत होती है, हमारे भी दिल की भाई आप हमारे लिए ऐसे कैसे बोल रहे हो। उसके बाद नेताजी ने दिव्या जी को गलत सब लगता होगा, जनता को गुस्सा आता है अगर आप खड़े हो और आपको कोई गलत बोलेगा तो आप किसी भी तरीके। हनुमान जी ने तो ये बताया कि मदेरणा जी के समय भी मैंने उनकी मदद करी। बिल्कुल। विधानसभा भी जब इनका प्रकरण चलता था तो बहुत बार ये बिल्कुल उठाया ना, उठाया मामला भी उठाया और उसके बावजूद बहुत सारे मंच साझा किए दिव्या जी ने, हनुमान जी ने। और फिर इनके बीच में एक दुश्मनी बनी और अभी दिव्या जी ने कहा कि मैं भी समाज की बेटी हूँ और मेरे बारे में कहते हैं कि तुम मर क्यों नहीं गए। तो कैसे देखते हैं आप पूरे? देखो इस बार फिर से दिव्या जी ने शुरू किया तो नेताजी ने उसका जवाब दिया। इससे पहले आप ठीक है समाज की बेटी, ये भी समाज के बेटे हैं, ये तो 36 कौम के लिए लड़ते हैं। आप क्या कर रहे हो समाज के लिए? क्या किया क्या आपने कभी? बद्रीराम जी जाखड़ जी पूर्व सांसद, इतने प्रतिष्ठित आदमी है समाज के, उनके ऊपर एक बार आपने हाथ उठा लिया था। आज भी वीडियो चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप देखो। और नेताजी की आपने जीवित आदमी की सब यात्रा निकलवा दी। या ये समाज के दौरान जब विरोध हुआ था उनकी सब यात्रा निकली थी। तो ये समाज के नेता नहीं है।
लोगों ने, दुनिया ने तो टैग ये दे रखा है, ये तो जातिवाद करते हैं, जाट नेता है, ऐसे ही बोलते हैं। टैग देने से थोड़ी कुछ होता है, लेकिन ये भी समाज के बेटे हैं और ये हमारे युवाओं की 36 कौम की आवाज उठाते हैं। इनकी आपने शव यात्रा निकाली, उससे पहले एक बार आप सोच दो। और ये आप जो कार्ड खेल रहे हो, उससे कुछ नहीं होना जाना। दिव्या जी का मैंने सोशल मीडिया जब चेक किया तो ये ज्योति मिर्धा की पोस्ट शेयर कर रही है ट्विटर पे, ज्योति X पे। मिर्धा ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिव्या जी को तारीफ करी है एक हाँ हाँ, ये तो सब मिले हुए हैं ना, लेकिन इनसे क्या होना जाना। लोग तो हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। जनता समझ चुकी सर, विकास को वोट देगी। आप, हाँ ठीक है, मेरे दादाजी अच्छे काम करते हैं तो मेरे को एक बार वोट मिल सकते हैं। बार बार दादा दूसरी बार के लिए आपको नो खुद को नो, मेहनत करनी पड़ती खुद को दिखाना होगा कि हाँ मैं भी मेरे दादा के रास्ते पे चल रहा हूँ, दादा के रास्ते पे चल रहा हूँ, तो क्यों नहीं मेरे को वोट देगी। लेकिन आप उस रास्ते पे चले नहीं, अच्छा काम आपने किया नहीं, तो आप बार बार दादा के नाम पे वोट नहीं ले पाओगे जनता से। क्यों सर के लोगों से क्या यहाँ आए हैं आप, लोगों के बीच में रहे, तो आप क्या उम्मीद करते हैं, लोग मैं किस तरह का रुझान? क्यों सर के लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, ये जो आपने ये वृक्ष जो तैयार किया हनुमान बेनीवाल, इनके लिए कोई भी शब्द बोले वो कम है। क्योंकि ऐसा नेता देश में नहीं, मेरे पूरे देश में आप कहीं भी घूमोगे ऐसा नेता कहीं नहीं मिलेगा। जब किसान आंदोलन हुआ, अग्निवीर की जो मामला आया सामने, उसके अंदर भी युवाओं का इन्होंने दमदार तरीके से साथ दिया। और मैं जयपुर से चल के यहाँ आया हूँ तो मेरे को इनमें दिखता है कि ये हर व्यक्ति के लिए तैयार रहते हैं। मेरे ऊपर भी एक दो बार विश्वविद्यालय में लाठीचार्ज हुआ, पिछली बार छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे आप थे। छात्र संघ जो छात्र है उनके लिए आवाज उठाते हैं, आप जयपुर यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए आप जो काम करते हैं, जी और छात्र संघ चुनाव एक बड़ा मुद्दा था पिछली सरकार के समय भी। बिल्कुल। छात्र संघ चुनाव की बहाली के लिए जिस तरह के आंदोलन हुए, तो किस तरह का समर्थन आपको मिला था? एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों संगठन है, नेताजी का कोई संगठन नहीं है। हमने एक दो बार बात भी की तो नेताजी ने कहा यही विचार था कि अपने ही भाई हैं वो भी एनएसयूआई एबीवीपी में, तो संगठन की क्या अपने को। और मेरा भी मन यही है कि छात्र जीवन में अगर संगठन ना हो तो अच्छी बात है, क्योंकि छात्र का ये हक बनता है, अगर कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा है, कोई सरकार में बैठे कोई व्यक्ति किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो वो छात्र, वो यूथ एक आवाज होकर उसके खिलाफ आवाज करे। अब आज कोई आप देखते हो, अगर कोई कांग्रेस का व्यक्ति अगर गलत कर रहा है तो एबीवीपी वाले नहीं अच्छा, साथ में खड़े नहीं होते हैं। साथ में खड़े। छात्र संगठन तो की हमने राजनीति से बेनीवाल जी निकले हैं, बिल्कुल छात्र निकले। संगठन की राजनीति आप कर रहे हैं, बिल्कुल। तो ये आक्रामकता इस संगठन से ही पैदा होती है, छात्र राजनीति से, या छात्र राजनीति से ही आक्रामकता पैदा होती है। आप देखो जोधपुर से हमारे भाई हैं रविंद्र भाटी, वो भी आज छात्र राजनीति से निकल के प्रदेश देश में नाम कर रहे हैं, और हमें अच्छा लगता है कि ऐसे युवाओं की जरूरत है विधानसभा में जैसे लोग अब जा रहे सीमा हैं। पार पे। ठीक है, रविंद्र जी मजबूती से खड़े हैं, इधर नेताजी संभाल रहे हैं। अब एक दो नेता और ऐसे हो जाए, अगर नरेश मीणा जी भी है लेकिन उनके साथ बार बार चोट हो रही है, टिकट नहीं मिल पा रहा, ऐसे तीन चार नेता अगर एक साथ मिलकर चुनाव लड़े तो मेरे को नहीं लगता कि कोई पार्टी इनके सामने टिक पाएगी। अभी तो ये चाहता हूँ ऐसे लड़ा के एक साथ होने चाहिए, मेरा मन है ये। पूरे उपचुनाव को कैसे देखते हैं आप? 7 सीटों में उपचुनाव हो रहे हैं, देखो, कांग्रेस, बीजेपी, बाप, आरएलपी निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि भारत आदिवासी पार्टी जो राजकुमार रोत है, उनकी पार्टी भी अपना अच्छा काम वहाँ पे कर रही है। राजकुमार रोतवाली साहब की तो बात ये है, वो तो देखो एक तरफा जीत रहे हैं वो, और ये अपने खियूसर, क्योंकि ये तो दिल से और जनता से जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। नरेश मीणा का चुनाव भी नरेश मीणा बड़ा का रोचक त्रिकोणीय चुनाव है, और वहाँ भी पार्टी कहीं ना कहीं उनको ज्वाइन करवा रही है, टिकट नहीं दे रही है, ज्वाइन करवा रही है, टिकट उनके नहीं साथ दे रही है। मैं समझ नहीं खेल पा हो रहा रहा है कुछ हर बड़े बार स्तर उनके पे। साथ। आज वो 45 साल के हो गए, भावुक व्यक्ति है, भावुक बात तो सामने देखो रख सुनो, देते हैं। बार बार आप दिन रात मेहनत कर रहे हो अपनी पार्टी संगठन और अपने नेता के लिए, उसके बाद भी अगर आपको नजरअंदाज करें, आपके पास लोग हैं फिर भी नजरअंदाज करें, तो भावुक होना क्या मतलब, जीना मुश्किल हो जाता है। लाजमी है। 45 वर्ष उनकी उम्र हो गई, फिर कब लड़ेंगे वो? पायलट साहब को भगवान बराबर मानते हैं, डोटासरा जी को मानते हैं, क्यों इनके साथ बार बार ऐसा? संघर्षशील नेता है। संघर्षशील है, क्या पता क्या डर है इन लोगों को। मैं तो पायलट साहब को और डोटासरा जी को आज भी ये कहता हूँ कि जिस प्रकार आपने पिछली बार लोकसभा चुनाव में बीएपी को सपोर्ट किया था, ठीक है कैंडिडेट तो आपका लड़ा था, लेकिन का समर्थन बीएपी को दिया था, तो आप ये देवली उनियारा पे भी ऐसे ही करिए, नरेश जी के जो साथ। एक हमारे लिए उन्होंने समर्थन की मांग भी की, तो इनको समर्थन करना चाहिए, तब मैं मानूंगा इंसानियत आज भी जिंदा है राजनीति। पायलट साहब को भी मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पायलट साहब आपके मजबूत स्तंभ है नरेश, और आपको हमेशा दिल से हर चीज से आपको सपोर्ट करते हैं, तो आप उसकी राजनीति भविष्य बचा सकते हो चाहो तो। और बेनीवाल जी तो उनके साथ है ही,
हाँ, इन्होंने हो अपना सकता है। पहला अपना हाँ, स्टैंड क्लियर कर दिया बिल्कुल। कि मैं नरेश मीणा के साथ। बेनीवाल जी पसंद करते हैं लड़ने वाले लोगों को। वहां और पर हनुमान जी की पार्टी जब चुनाव लड़ी थी तो उनको अच्छा वोट बैंक मिला था। हाँ, पिछली बार 20,000 प्लस वोट मिले थे और इस बार भी वहाँ के कार्यकर्ता नरेश जी के साथ हैं। बेनीवाल जी एक बार जाएंगे भी वहाँ और शुभकामनाएं नरेश जी को हमारी तरफ से। तो हम खियूसर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पे थे तो कमल जी से हमारी मुलाकात हुई, तो हमने सोचा कि इनके साथ में एक अच्छी वार्ता करें ताकि हम जान सकें कि कौन से मुद्दों को इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, खियूसर की हालिया स्थिति क्या है और बाकी विधानसभाओं की क्या स्थिति है, उन पर हमने चर्चा करी। कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।